नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने चैनल रहस्य धारा में आज ज्योतिष का सबसे कठिन सब्जेक्ट लेकर आया हूं, राहु और केतु। ये जो राहु केतु हैं, इस पे जिसकी पकड़ अच्छी हो जाए वो अच्छा ज्योतिषी बन जाता है। कारण ये है कि जो बाकी 7 ग्रह हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं हर ग्रंथ में स्टैंडर्ड है। जैसे कि उनके उच्च नीच, उनकी क्वालिटीज, राशियों में उनका स्थान, राशियों के स्वामित्व, ये सब कुछ आपको हर ग्रंथ में एक जैसा मिलेगा। अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा तो राहु केतु में मिलेगा, क्योंकि राहु और केतु की कुछ बातों को लेकर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। और हमारे भारतीय ज्योतिष की जो खूबसूरती है वो राहु केतु से ही है। क्योंकि ये राहु केतु, अगर हम वेस्टर्न ज्योतिष की बात करें, भारतीय ज्योतिष की बात करें, तो जो छोटे मोटे सिद्धांत हैं जो हमारे दोनों धुरियों के ज्योतिष को अलग करते हैं, भारतीय ज्योतिष को और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी आजकल भारतीय ज्योतिष को देखने लगे क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जो वो मेन अंतर है वो अयनांश का अंतर है, गणित का अंतर है। तो उनकी जो भी कुंडली बनती है उसमें कुछ माइनस होता है और हमारी कुंडली बनती है जिसे अयनांश करेक्शन कहते हैं। दूसरा अंतर है ग्रहों का। वहां वो लोग हर्शल, नेपच्यून, प्लूटोनियम, ये 3 ग्रहों की गणना और करते हैं जो शनि से आगे हैं, जिनको हम लोग अपने ज्योतिष में उसका समावेश ना करके राहु केतु का समावेश किया हमने। राहु केतु का समावेश वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, भारतीय ज्योतिष में है। और अगर हम देखें तो अपने वारों में देखें, जो हमारे 7 वार हैं, उन 7 वारों में 7 ग्रहों का रोल मिलेगा आपको। कैसे? हालांकि ये होरा सिस्टम कभी डिटेल में समझाएंगे, आज उतना समय नहीं है। आज राहु केतु को पकड़ा है तो आज राहु केतु के बारे में ही पूरा बताएंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में राहु केतु एक्सिस के आपको सारे उपाय बताए जाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार। चलिए वापस से मुद्दे की बात करते हैं। तो रविवार सूर्य को अलॉटेड है, सोमवार सोम चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा को अलॉटेड है, मंगलवार मंगल ग्रह को, बुधवार बुध ग्रह को, बृहस्पतिवार बृहस्पति ग्रह को, शुक्रवार शुक्र ग्रह को, शनिवार शनि ग्रह को। तो जो हमारे 7 दिन हैं 7 ग्रहों से कनेक्टेड है, परंतु इसमें राहु केतु कहीं भी नहीं है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, राहु केतु का जो रोल है, हालांकि नक्षत्रों में राहु केतु की स्वामित्व दिया गया है पर राशियों में नहीं है, हमारे वारों में नहीं है। तो ये राहु केतु बहुत ही अद्भुत ग्रह हैं। इन ग्रहों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ग्रहों को समझने के लिए, जैसा कि हमारे ग्रंथों में, जो हमारे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जिन ग्रंथों की बात होती है वो है 4 वेद। 4 वेदों के बाद हम बात करते हैं उपनिषदों की, या उपनिषदों से पहले अगर बात करें तो हर वेद के कहीं ना कहीं उपवेद भी हैं, जैसे कि स्थापत्य वेद जिसमें वास्तु का वर्णन है। तो हर 4 वेदों के उपवेद हैं, उनसे हम बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तु, इस तरह की बातें। परंतु उसके बाद जो ग्रंथों का जिक्र होता है वो है उपनिषद। उपनिषद जहां वेदों का अंत होता है वहां से उपनिषदों का शुरुआत होता है। इसे वेदांत कहते हैं। मतलब हमारे मेटेरियलिस्टिक वर्ड से बाहर निकल के जहां ईश्वर की प्राप्ति की बात है वो सब उपनिषदों में है। उसके बाद आपने ग्रंथों का नाम सुना होगा पुराण। पुराण बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और जो मैं कहूंगा कि राहु केतु के बारे में अगर मैं बात करूं, कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज, तो वो मिलेंगी कहां से? पुराणों से मिलेंगी। तो पुराने जमाने में हमारे आज के जमाने के हिसाब से किताबें नहीं होती थी, यूट्यूब चैनल नहीं होता था, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी। तो आज आप, जैसे कि मैंने 2 रमल पे पुस्तक लिखी, अभी एक वास्तु पे पुस्तक लिख रहा हूं जो खत्म होने वाली है। तो सब चीजें पुस्तकों में है जो मैं आपको दे सकता हूं, आप उसे अपने पास संजो के रख सकते हो। पर पुराने जमाने में जो पढ़ाई होती थी वो श्रुति और स्मृति से होती थी। मतलब गुरु मुख से बोला और सामने वाले ने उसको याद कर लिया। मतलब श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब उसे स्मृति में डाल लिया। ये बहुत कठिन काम है। आज भी अगर मुझे बोला जाए कि रटकर बोलना है, मैं नहीं बोल सकता। मेरे दिमाग में जो बातें बस वही उसको मैं बोल सकता हूँ, पर रटकर कोई बिल्कुल एक लैंग्वेज है
वो कभी नहीं बोल सकता। रटना एक अपने आप में बहुत टफ कठिन है। पता नहीं कौन लोग रट पाते हैं, पर रटना एक सबसे कठिन है। और कब तक रट लेंगे हम, कितना रट लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पुराने जमाने में इनको समझाने के लिए कहानियां जो थी, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, उनसे हमारे जीवन के बहुत सारे सूत्र निकलते थे। पुराणों में हमारे जीवन जीने की शैली है, पुराणों में हमारे ग्रंथों के सूत्र हैं। तो जो श्रुति स्मृति होता था, कहानियों के जरिए हम बहुत आसानी से समझ लेते थे। तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने विषय पर ही मैं टिका रहूंगा। वो है राहु केतु। और राहु केतु की मैथोलॉजिकल स्टोरी से शुरू करते हैं और इस राहु केतु के ज्योतिष के प्रिडिक्टिव साइंस तक लेकर जाएंगे इसे। तो शुरू करते हैं कि राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, राहु केतु है क्या, और इनका रोल क्या है हमारे जीवन में, मैथोलॉजिकल स्टोरीज क्या है। तो हमारे पुराणों में कहानी है समुद्र मंथन की। ये समुद्र मंथन क्या है? ये समुद्र मंथन एकमात्र देवताओं और असुरों का कंबाइंड एफर्ट है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि असुरों और देवताओं में युद्ध या झगड़े ही रहते थे, दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। ये असुर और देवताओं का युद्ध आज भी होता रहता है, हमारे मन में भी होता रहता है। सुर का मतलब, जिनको देवता का मतलब सुर, जो प्रकृति की हार्मनी के साथ, जो प्रकृति के साथ लय में है, वो है देवता। और जो लय में नहीं है वो असुर है, मतलब सुर से हट गए। तो सुर में रहना हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला है, असुर जो है वो हमारी एनर्जी को खराब करने वाला है। चलिए, मैं ज्यादा इस पे नहीं आता। तो असुर और देवताओं का कंबाइंड एफर्ट हुआ समुद्र मंथन का। और वो क्यों दोनों साथ जुड़े उसमें? क्योंकि उस मंथन से जो भी निकलेगा वो आपस में बांटेंगे। तो अंत में अमृत की चाह थी, जिसकी वजह से ये सारा कार्यक्रम हुआ। और उसमें हीरे जवाहरात हुए, वो सबने आपस में बांटे। जब शुरू शुरू में जहर निकला तो दोनों पक्षों ने लेने से मना कर दिया, भगवान शिव ने अपने कंठ में स्थापित किया। तो इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। भगवान शिव के साथ साथ सर्प ने अपने मुंह में भी लिया, क्योंकि राहु केतु का रोल सर्प के साथ भी आएगा, उसको बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले तो उस दो कंबाइंड एफर्ट्स के अंतिम परिणाम की बात करते हैं। अंतिम परिणाम था अमृत। अमृत की चाह सबको थी, अमृत बंटने लगा। जब अमृत बंटने लगा तो असुरों में से एक असुर जो ज्यादा ही चतुर था, उसे लगा कि शायद हमें अमृत नहीं मिला तो क्या होगा। उसने देवताओं का रूप धरा और अपने नियमों को तोड़ दिया। जो अभी तक नियम से सब चीज चल रही थी, सब में आपस में बराबर बराबर बट रहा था, उसने देवता बनकर, देवता का रूप धारण करके वो भी खड़ा हो गया और उसने अमृत ले लिया और अमृत पी लिया। और अमृत पीने का मतलब क्या है? वो अमर हो गया। जब वो अमर हो गया, अमृत पी लिया, और उसकी गलती को आसपास के लोगों ने, देवताओं ने पहचान लिया। वो देवता कौन थे? सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत लगाई कि ये हमारे दल का व्यक्ति नहीं है। और क्योंकि उसने नियम भंग किया था, तो उसको उसके दंड भी मिला। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके गला काट दिया। पर क्योंकि वो अमर हो चुके थे, तो अब उस असुर के दो हिस्से हो गए, एक गले से ऊपर का हिस्सा और गले से नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया, नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। इसी डिफरेंस से राहु केतु पूरे ज्योतिष में चलेंगे। ये कहानी सूत्र है राहु केतु को समझाने के लिए। चलिए वो बाद में देखते हैं कि इस सूत्र से रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। अब हम दूसरी बातों पर आते हैं। राहु केतु क्योंकि असुर है, नेगेटिव है, पर केतु से आपने देखा होगा बहुत सारे ज्योतिषी आध्यात्मिक बातें भी करते हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष की बात भी करते हैं। ये भी कथाओं के अंदर निहित है, पर हमें किसी ने समझाया नहीं। आज मैं वो रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, शायद आपने उस नजर से उस कथा को कभी देखा भी नहीं होगा। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में एक समुद्र के अंदर मथने के लिए जो आप उसमें एक पहाड़ को रखा गया। पहाड़ के नीचे एक उसकी भी धुरी बनाएगी जिसपे पहाड़ के द्वारा मथा जाएगा। वो धुरी भी भगवान विष्णु के अवतार, जिसे कुर्मा अवतार कहते हैं, कुर्मा अवतार हुआ और उसको उसने अपना स्थान दिया, नीचे बेस दिया, जिसके ऊपर पर्वत को रखा गया। अब मथने के लिए जिस सर्प को इस्तेमाल किया, शायद इसका नाम तक्षक था, शायद इसमें गलती हो सकती है,
आप इसके चेक कर लीजिएगा। तो उस सर्प को जब उसके लपेटे देकर उसको मतना शुरू करना था, तो नियम जब बन रहे थे तो देवता ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। देवताओं को लगा कि सर्प का जो मुख है उसमें सब कुछ नेगेटिविटी है, पूंछ में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पर उन्होंने जानबूझकर असुरों को कहा कि हम तो मुख वाला स्थान हम लेंगे, पूंछ वाला आप ले लो। तो असुरों को लगा कि शायद उसमें कोई बेनिफिट होगा, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मुख वाला स्थान हम लेंगे, आपको जाना है तो आप जाओ पूंछ की तरफ। तो हुआ यही कि देवताओं को पूंछ मिली, असुरों को सर्प का मुख मिला। जैसा कि ज्योतिष में राहु को सर्प का मुख और केतु को सर्प का पूंछ कहा जाता है, तो मुख के तरफ सभी असुर हो गए और पूंछ की तरफ सभी देवता हो गए। तो इसलिए केतु को मोक्ष कारक भी बोला है, केतु को आध्यात्मिक उन्नति में भी स्थान दिया गया है, हालांकि वो पापी ग्रह। चलिए इस कहानी से एक और रहस्योद्घाटन हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो राहु केतु हैं, क्योंकि इनकी शिकायत किसने लगाई थी? सूर्य और चंद्रमा ने। ये इसको कभी नहीं भूलते, उनकी वजह से ही उनके दो हिस्सों में विभाजित हो गए। तो राहु केतु समय समय पर ग्रहण योग बनाते हैं सूर्य चंद्रमा के साथ। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में जब आते हैं तो कभी सूर्य ढका जाता है, कभी चंद्रमा ढका जाता है। जब चंद्रमा ढक जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, जब सूर्य ढक जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। और हमारे पृथ्वी पे जब सूर्य की रश्मियां नहीं आ पाती कुछ क्षण के लिए सूर्य ग्रहण हो जाता है, जब चंद्रमा की रश्मियां नहीं आ पाती तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चलिए इसमें ये राहु केतु कहाँ से आ गए? तो राहु केतु बिल्कुल आएंगे, ये साइंटिफिक है। जब सूर्य चंद्रमा का जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसमें जो नॉर्थ नोड है उसे राहु कहते हैं और साउथ नोड को केतु कहते हैं, क्योंकि सारे ग्रहों के प्रोग्रेसिव जो चाल है, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो राहु केतु के जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ चलते हैं। इसलिए राहु केतु को बोलते हैं सदैव बकरी रहते हैं, वो उल्टे चलते हैं। जब उल्टे चलते हैं और राहु केतु के उन पॉइंट्स के अंदर सूर्य चंद्रमा कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा ये ग्रहण योग बनता है। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, मतलब अमावस्या होती है, 0 डिग्री पर होते हैं और उसमें राहु केतु का वाला पॉइंट भी आ जाता है, तो हमारे पास सूर्य ग्रहण उत्पन्न हमारे पृथ्वी पे दिखता है। जब पूर्णिमा का दिन होता है, मतलब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर होते हैं और राहु केतु के एक्सेस पर होते हैं, तो चंद्र ग्रहण होता है। ये तो चलिए मैंने साइंटिफिक और ज्योतिषीय दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बातें करी। तो राहु और केतु समय समय पे अपना बदला निकालते हैं सूर्य और चंद्रमा से, और इनको इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीनी किंवदंतियों में, या अगर हम चीन का नाम भी ना ले तो ज्यादा अच्छा है आज के इस परिप्रेक्ष्य में, तो मैं भारतीय नाम लेता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि एक फिल्म थी जब वी मेट, उसमें एक तिब्बती शायद कोई प्रोग्राम हो रहा था, फोक प्रोग्राम, जिसमें ये हीरो हीरोइन होते हैं। तो उसमें एक ड्रैगन होता है और ऐसे ड्रैगन की जो किंवदंतियां उसमें वो सूर्य को डस गया, मतलब सूर्य को वो खा गया और सूर्य ग्रहण हो गया। तो इस तरह की वो किंवदंतियां, ये जैसे मैंने बोला हमारे पुराण की कहानियां, तो कई जगह किंवदंतियां हैं, कई जगह इस तरह की लोकल गांवों की कहानियां हैं। ये सब कहानियां हमें उस नियमों की याद दिलाता है या उस नियमों से कनेक्ट कराता है। चलिए राहु केतु के हमने मैथोलॉजिकल स्टोरी से पूरा समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इन राहु केतु के बारे में, ज्योतिषीय जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 7 वारों में अगर 7 ग्रह आए हैं तो इन ग्रहों का कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं पृथ्वी पे, यहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, इस पृथ्वी का वासी हूँ, तो पृथ्वी का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। चंद्रमा का एक फिजिकल एक्सिस्टेंस है, हमें अपनी आंखों से दिखता है चंद्रमा आसमान में। जो ग्रह नहीं दिखते, तारों के रूप में दिखते हैं, आजकल ऐसे एप्स आ गए हैं, उनको भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सूर्य को अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसका भी फिजिकल एक्सिस्टेंस है, चाहे वो आग के गोले के रूप में ही हो। परंतु राहु केतु का कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, वो आसमान में 2 बिंदु हैं जिनको राहु और केतु कहा गया है। तो अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए और आपको पता है कि ये तो साहब पुलिस ऑफिसर है, ये तो गुंडा है, ये तो मैं थोड़े भारी भरकम नाम ले रहा हूँ, ये मंत्री है, तो या ये बहुत ही कमजोर सा व्यक्ति है,
तो अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हमारा हमें उसका अस्तित्व के बारे में पता है, पर आप उससे कैसे लड़ोगे जिसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता? तो राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जो हम बातें करते हैं, भूत प्रेत, नजर, ब्लैक मैजिक, रोक रोक टोक, नजर, ये जितनी भी बातें होती हैं ये राहु केतु के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि आप अगर मान लीजिए भूत का तो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं होता, उसका कोई आपको किसी के उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ सुना ही है। आप उससे कैसे लड़ लेंगे जब आपको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है? तो हमें जीवित व्यक्तियों से ज्यादा इनका डर लगता है जिनका फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि कभी कोई बीमारी है, वो किसी भी डायग्नोज में नहीं आ रही, उसकी चिंता है, वो राहु केतु है। जो डायग्नोज में आ रही है उसका तो निदान हो जाएगा, परंतु डायग्नोज में नहीं आ रही है और आपको तकलीफ है, उसका निदान होना बहुत कठिन है। इसीलिए इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे राहु केतु को माना गया है। तो राहु केतु हमारे जीवन में कैसे प्रॉब्लम्स देते हैं उसको भी समझेंगे और इनके दोषों को भी समझेंगे। राहु केतु ज्योतिष के अंदर जिस भी ग्रह से कनेक्ट होते हैं कोई ना कोई दोष जरूर बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया सूर्य चंद्रमा से अगर एक साथ कनेक्ट होंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। एक साथ का मतलब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन राहु केतु कनेक्ट हो जाए तो निश्चित रूप से ग्रहण होगा। अगर एक साथ ना हो, अलग अलग भी हो, तब भी पितृदोष की मतलब संरचना करेगा। तो ग्रहण तो अपने आप में पितृदोष है और साथ ही साथ सूर्य या चंद्रमा से किसी भी प्रकार से राहु केतु का कनेक्शन हो जाए तो वो भी पितृदोष है। साथ ही साथ क्योंकि पितृदोष सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है और राहु केतु एक ऐसे कार्मिक प्लैनेट्स हैं, अगर इनका कनेक्शन सूर्य और चंद्रमा से, तो पितृदोष में भी हमारा जो मातृकुल है और पितृकुल है पिता वाला, उन दोनों को का ये भान कराता है सूर्य और चंद्रमा। चलिए, अगर ये मंगल से जुड़ जाए तो हमारे ज्योतिष में इसका नाम है अंगारक योग, पर मैं अंगारक योग की बात नहीं करूंगा यहाँ। ये सब लोग जानते हैं, सब जो ज्योतिष पढ़ते हैं। मैं इसे कहूंगा वास्तु दोष, जमीन का दोष, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है, राहु से कनेक्ट हो गया। ऐसे व्यक्ति को ना चाहते हुए भी वास्तु दोष से कनेक्ट होना पड़ता है, उसकी तकलीफों को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे ही अगर ये राहु केतु बृहस्पति के साथ कनेक्ट हो जाए, खासकर राहु, तो गुरु चंडाल योग बनता है। ऐसे लोगों के जीवन में भी बड़ी समस्या आती है और कहीं ना कहीं उसने पिछले जन्म में अपने किसी गुरु का अपमान किया होगा, शायद गुरु चंडाल इसलिए बना होगा। तो उन्हें बहुत संभल के अपनी कुल परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। यही उपाय है इसका, अपने गुरुओं का अनादर नहीं करना, कुल परंपराओं। बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु थे और बृहस्पति ऑर्थोडॉक्स है, अपनी परंपराओं को मानने वाले हैं, राहु परंपराओं को तोड़ने वाला है। तो पहली बात तो राहु का कैरेक्टर समझ लें, राहु सीमाओं को तोड़ता है। तो जब पुराने जमाने में जब ये सातवें घर से जुड़ता था, लोग कहते थे अरे ये तो इंटरकास्ट मैरिज करेगा, पर आजकल तो इंटरकास्ट तो बड़ा सामान्य सी बात हो गई है। तो आज तो राहु केतु इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटर रिलीजन, इंटरकास्ट, मतलब जो सीमाएं हैं उसको तोड़ना है, जो प्रचलित जो चलता आ रहा है हमारा सिस्टम, उसको तोड़ना। तो राहु केतु विदेश से संबंधित होगा, क्योंकि हमारी सीमाएं, भारत की सीमाएं, उससे बाहर जाना, विदेशी भाषाएं, हमारी जो भाषा है उससे अलग हटकर कुछ सीखना। तो विदेशी भाषा, विदेश या जो भी सीमाओं को तोड़ता हो, तो राहु उस सब में आता है। बृहस्पति कहता है कि नियमों पे चलना, क्योंकि बृहस्पति लॉ है, वो है नियम कानून। जब देवताओं को कुछ नहीं समझ में आता तो बृहस्पति से ही पूछते थे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या नीति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है नीति को तोड़ने वाला कौन है? राहु, और नीति को देने वाला कौन है? बृहस्पति। जब दोनों साथ होंगे तो बहुत कुछ होगा। ऐसे लोग बड़े मतलब दिमाग से बड़े तेज होते हैं, वो मतलब गॉड, फ्रॉड, सब तरह की मतलब अति में जा सकते हैं। तो वो कभी किसी चीज को मतलब बिल्कुल भगवान बना देंगे, कभी किसी चीज को शैतान बना देंगे अपने शब्दों से, तर्कों से या उनकी बुद्धि के अंदर। तो ऐसे लोगों से बड़ा चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो बृहस्पति से मिलता है तो ये गुरु चंडाल योग बनता है। तो ऐसे जिस भी ग्रह से जुड़ेगा कुछ ना कुछ दोष जरूर बनाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य चंद्रमा से तो आपको बताया ही था। तो इसी प्रकार अगर शनि से जुड़ जाए तो भी बड़ी तकलीफें होती हैं।
तो कुछ लोग इसे विष रोग भी बोलते हैं, पर मेरा मानना यह है कि ये भारी शारीरिक व्याधि देता है जिसको हम पिछले जन्मों से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बुध के साथ जुड़ जाए तो आपको स्किन संबंधी कोई बहुत ऐसी समस्या देता है जो हमारा जिसका उपचार होना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दोषों का निर्माण राहु केतु के द्वारा होता है। तो राहु केतु के नियम क्या है, सबसे पहले ये जानना है, ये अच्छे भी होते हैं या बुरे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा जो भाषण सुना है तो उससे डरे नहीं। जिनको तरक्की देता है राहु, भयंकर तरक्की देता है। तो ये मतलब अति में देंगे, तकलीफ भी देंगे तो अति में देंगे, अच्छाई भी देंगे तो अति में देंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की जिंदगी बनाई है तो उन्होंने गजब की बना दी। मतलब ये ऐसे ग्रह हैं जो फुटपाथ से राजा बना दे और राजा से रंक बना दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेस्टर्न ज्योतिष में कुछ खोया है तो शायद राहु केतु खोया है, और भारतीय ज्योतिष ने कुछ पाया है तो राहु केतु को पाया है। क्योंकि इस राहु केतु के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, प्रेडिक्शन इतना सटीक जाता है, राहु केतु की दशा का इतना महत्व है कि कभी कभी जीवन नर्क भी हो जाता है और कभी कभी स्वर्ग भी हो जाता है। तो इसे हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहेंगे। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं। तो उसको अस्तित्व में आने के लिए कुछ चाहिए होगा। आप लोगों ने द मम्मी रिटर्न हॉलीवुड की फिल्में देखी होगी। तो मम्मी के पास अपने पास उसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो स्किन भी इंसान से ले रहा है। वो सब कुछ जब सारी चीजें लेता है तब जाके वो एक इंसानी रूप ले पाता है। तो राहु केतु के पास भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जो ग्रह इनको देखता है उन्हीं के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका रिजल्ट इनमें आ जाता है। ये अगर उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा, जो ग्रह देख रहा होता है उसका रिजल्ट लेके काम करते हैं। अगर ना कोई ग्रह देख रहा है ना कोई बैठा है तो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि स्वामी जैसे रिजल्ट राहु केतु देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बड़े राजयोग देते हैं ये। 10वें घर में बहुत सारे राजनेताओं के 10वें घर में राहु है और वो आज राजनीति में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मैं बहुत सारी कुंडलियां जीवन के अंदर ऐसी हैं जिनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, और वो उतार चढ़ाव का मुख्य कारण राहु और केतु है। जैसे कि आपको पता है क्रिकेट जगत में हेंसी क्रोनिया का नाम हर कोई जानता है। साउथ अफ्रीका का सबसे नामी नाम था, शायद उस जमाने का वो क्रिकेट का टॉप मोस्ट खिलाड़ी रहा होगा और वो वहां का कैप्टन भी था। पर जब उसका अंत हुआ तो बहुत ही खराब हुआ। पहले तो उस पर पैसे के इल्जाम लगे, उसने उसको स्वीकार किया। उस देश में बड़ी नैतिकता थी। हमारे देश के खिलाड़ियों ने तो स्वीकार भी नहीं किया, पर उसने स्वीकार किया हाँ मुझसे गलती हुई है, और स्वीकार करते उसका करियर बिल्कुल समाप्त हो गया। और उसके बाद एक हवाई दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान के कई नायक हैं वो ऐसे हैं कि साहब वो प्रधानमंत्री बन गए, जियाउल हक, और उसके बाद उनका फांसी लग गई। हर्षद मेहता कुछ भी नहीं था और बहुत ऊंची आर्थिक जगत में, शेयर मार्केट में बहुत ऊंचा चला गया, और बाद में उसकी मतलब सब कुछ बिगड़ गया। तो कहने का मतलब इस तरह की जो लाइफ जी रहे हैं इवेंटफुल, जिसमें कुछ भी नहीं से कुछ हो गया और फिर कुछ नहीं रहा, ऐसी कुंडलियों में ज्यादातर राहु केतु का बहुत रोल होता है। तो राहु केतु को समझना बहुत जरूरी है। मुख्यतः जो ज्योतिष जगत में हम लोग मानते हैं कि ये पापी ग्रह हैं, तो 6ठे घर में और 11वें घर में अच्छे होते हैं, क्योंकि 11वें घर का एक रूल दे रखा है कि उसमें जो भी ग्रह होगा वो धन जरूर देगा। और 6ठा घर क्योंकि बुरा घर माना जाता है, रोग ऋण और रिपु। रोग मीन्स बीमारी, ऋण मीन्स सुधारी, रिपु मीन्स शत्रुता, कोर्ट कचहरी, तो उसका वो नाश करेगा। तो ऐसे मतलब ग्रह को तीसरे और 11वें घर में जनरली अच्छा माना जाता है। परंतु अगर ये अपने अच्छी राशियों में त्रिकोण और केंद्र में हो तो वहां भी ये अच्छे रिजल्ट देता है, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपको ज्योतिष में राहु केतु नहीं समझ में आ रहे, तो आप पास्ट की घटनाएं जो राहु केतु के अंतर प्रत्यंतर गए होंगे उससे आप वेरीफाई करें जातक की कुंडली को। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि राहु केतु इसके जीवन में किस करवट बैठ रहे हैं। दूसरा, जहां तक रत्न पहनने का सवाल है, राहु केतु के रत्न पहनने का सवाल है, ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। या लिखित का मतलब इस मतलब ये कहावत हो गई, लिखित का मतलब ये है कि या शब्दों के रूप में इसको फिक्स कर रहा हूं। कभी भी राहु केतु के रत्न आंख बंद करके ना पहनाएं,
मैंने अपने जीवन काल में बहुत लोगों की जिंदगियां सुधारी है इस चक्कर में। बहुत सारे पंडितों ने सीधा राहु केतु के जैसे, सब मति भ्रम है राहु पहना दो, मति भ्रम है केतु पहना दो, नहीं नहीं नहीं, दशा है पहना दो, नहीं पहनाना। राहु का जो रत्न होता है गोमेद होता है, केतु का रत्न होता है लहसुनिया। इसको चाहे वो आपके जीवन में अच्छा रोल अदा कर रहा हो चाहे बुरा रोल अदा कर रहा हो, इसको ट्रायल करके पहना है। ट्रायल का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से सामने वाले को कह दो कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो दुकानदार से बात कर ले कि वापस भी किया जा सकता है। आपको 3 दिन तकिए के नीचे रखना है रात को सोते वक्त। और जब वो जो 3 दिन है, क्योंकि रात्रि का जो नुकसान है वो सपनों में ही नुकसान होगा, दिन का नुकसान भारी होता है। आप सड़क पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, आप नौकरी में होते हो, कोई बड़े नुकसान की संभावना दिन में रहती है। रात्रि में जो नुकसान है वो सपनों में होगा। सपनों में आपको नेगेटिव सपने आ सकते हैं, आपकी नींद बेचैन हो सकती है। तो अगर आपको 3 दिन नॉर्मल नींद है तो उसके बाद उस रत्न को आप कपड़े में बांध के बाजूबंद में बांध सकते हैं और डे टाइमिंग्स में देखें कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है या नहीं होता, आपके जीवन की घटनाओं में कोई बदलाव तो नहीं होता। अगर वो नुकसानदायक लग रहा है तो उसे ना पहने। अगर सब कुछ अच्छा है तभी उसको अंगूठी में बनाकर पहने। तो पहली बात तो यह है कि दशा, जब राहु या केतु की महादशा है तो उस वक्त राहु केतु को ट्रायल कराकर पहना दें। अगर वो सूट करेगा तो 18 साल की राहु की दशा पूरा ही 18 साल अच्छे जाएंगे। 7 साल केतु की दशा होती है, पूरा 7 साल केतु के अच्छे जाएंगे। अगर वो अच्छा जा रहा है तो तब जरूर से ट्रायल कराकर पहनाएं। तो राहु केतु के रत्न बाकी ग्रहों की तरह ब्लाइंडली नहीं पहना सकते, उनको ट्रायल जरूर करें। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि राहु केतु का, जैसा मैंने आपको कहा था, अगर आपके और भी प्रश्न होंगे तो दूसरा भी मैं वीडियो बना सकता राहु केतु पे, क्योंकि राहु केतु एक आसान ग्रह नहीं है समझने के लिए। राहु केतु को समझने के लिए समय लगता है। जिसने राहु केतु पे अपनी पकड़ कर ली वो एक अच्छा ज्योतिषी साबित होता है, नो डाउट। जैसे राहु का शुक्र के साथ संबंध हो जाए तो कभी कभार चारित्रिक दोष भी देता है। तो ये ऐसे ग्रह हैं जिसके साथ बैठ जाते हैं वैसे ही परिणाम देने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस ग्रह के बारे में सोचना होगा। बाकी ग्रह के बारे में सटीक कह सकते हो कि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा है, ऐसे रिजल्ट देगा। पर राहु केतु तो जैसे शुक्र के साथ बैठा चारित्रिक दोष में ले गया, तो इस तरह की बातें इसमें बहुत ज्यादा आती है। मंगल के साथ बैठा तो अंगारक योग बन गया। तो ये हर ग्रह के साथ कोई ना कोई योग जरूर बनाएगा, और जो बनाएगा वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैंने जैसे बोला ये कार्मिक प्लेनेट है, इनका पिछले जन्मों से संबंध होता था। जितने भी वक्री ग्रह होते हैं सभी कार्मिक प्लेनेट हैं, इनका संबंध पिछले जन्मों से होता है। पिछले जन्मों के वो इस जन्म में श्राप या कहें कि आपके पुण्य के रूप में या श्राप के रूप में जरूर अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसलिए बाकी तो वक्री ग्रह किसी कुंडली में होंगे या नहीं होंगे, राहु की तो सबकी कुंडली में होंगे और वक्री ही होते हैं। तो इन कार्मिक प्लेनेट्स को अगर हमने समझ लिया तो हमारे जीवन की मुख्य समस्याओं को भी शायद आप समझ लें। तो इसको थोड़ा सा अध्ययन करें अच्छे से। हालांकि आप लोगों ने को मैंने वादा किया था कुछ उपायों के बारे में जिक्र करेंगे, तो उपायों को समझ लें कि राहु, क्योंकि अच्छा थोड़ा सा और भी समझें, क्योंकि राहु सिर है तो इसके पास दिमाग है, और ये दिमागदार व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये मैनेजमेंट कर सकता है, ये राजनीति कर सकता है, ये भ्रामक तत्व फैला सकता है, खुद भ्रम में आ सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। केतु ब्लाइंड है, केतु के पास सिर नहीं है, आंखें नहीं है। अगर आप आंखों में पट्टी बांध के सड़क पे चलेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। केतु एक्सीडेंट का कारक है, केतु इंट्यूशन का कारक है। क्योंकि कई बार ज्योतिषी हवा देखते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं कि साहब बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, और बड़े आराम से, क्योंकि उनको दिख रहा है कि संसार की गणित यही है। और तो कहने का मतलब इसमें राहु का उपयोग है, वो गणित नहीं है। कभी कभार कोई व्यक्ति बड़ा इंट्यूटिव होता है और वो कहता है कि मतलब उसको अपने आभास हो जाता है आने वाली बातों का। तो केतु क्यों इंट्यूटिव होता है? क्योंकि केतु के सिर नहीं है, उसके पास मैनिपुलेशन नहीं है, उसके पास सीधा इंट्यूशन ही होगा। तो केतु वाले लोग इंट्यूटिव होते हैं, राहु वाले लोग दिमागदार होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों का। तो केतु और राहु में मैंने जैसे बताया कि सर्प का मुख और सर्प का पूंछ है। तो राहु केतु का से जो सबसे मुख्य एक योग बनता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है कालसर्प योग। मैं उपायों पे जाने से पहले शायद ये सब्जेक्ट भूल जाता। अच्छा हुआ इन बातों में मुझे वो याद आया। आज आपको कालसर्प योग के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्योतिषों का एक छोटा सा धड़ा है जो कहता है कि कालसर्प योग होता ही नहीं है, ये सिर्फ
पैसा कमाने की विद्या का जरिया है। जैसे के एन राव साहब इसको किसी प्रकार से नहीं मानते। और ज्योतिषों का एक बड़ा धड़ा है जो इस पे बहुत ज्यादा जोर देता है, कालसर्प योग पर। तो कालसर्प योग होता क्या है इसको समझ लें। राहु और केतु क्योंकि 180 डिग्री पे होते हैं, और जो हमारा जो नक्षत्र मंडल या राशि मंडल है वो एक गोला है जिसे भचक्र कहते हैं, और इस गोले में एक राहु है और केतु आमने सामने है, तो इस गोले के दो हिस्से में विभक्त कर देता है वो। तो उस राशियों का एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। तो जब सारे ग्रह राहु केतु के अलावा जो बाकी 7 ग्रह हैं, वो 7 ग्रह उस राहु केतु के एक तरफ आ जाए, या तो गोले के इस तरफ आ जाए या गोले के उस तरफ चले जाएं, तो कालसर्प योग बनता है। तो जो लोग कहते हैं कि कालसर्प योग बिल्कुल नहीं होता, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा हवा है, मैं पहले दोनों की बातों को रिजेक्ट कर रहा हूँ। कालसर्प योग हवा नहीं है और कालसर्प योग नहीं होता वो भी गलत है, मैं दोनों बातों को रिजेक्ट कर रहा हूँ। कालसर्प योग क्यों होता है उसका मैंने आसमानीय चित्रण किया, नहीं तो ये सब बातें करने की बात नहीं थी कि ये राहु है, ये केतु है, ये गोला है। आसमानी चित्रण से आपको समझ में आएगा कि अगर हम तराजू में लें तो एक पूरा एरिया ग्रहों से भरा हुआ है, एक पूरा खाली है, तो कुछ डिसबैलेंस जरूर आएगा। पहली बात को ध्यान रखिएगा। तो कालसर्प योग होता है पर डरने की बात नहीं है, डिसबैलेंस होता है लाइफ में, ये बात सच है। और कालसर्प योग वाले बहुत बड़े बड़े महान लोग भी हुए हैं, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। जिसके जीवन में डिसबैलेंस होता है वही तरक्की करता है। जो आदमी जीवन भर बड़े मतलब जिसके दोनों हाथ मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ घी में है, सब कुछ उसको जीवन में सब कुछ मिलता रहा है, सोने की चम्मच से पैदा हुआ है, तो वो लोगों के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो टूट जाते हैं। ऐसे लोग टूटते नहीं। जिनके कालसर्प योग होता है बचपन से मुश्किलें इतनी पड़ती हैं कि वो आसान हो जाती है, उनको मुश्किलें नहीं लगती हैं, एक मजबूत व्यक्ति बनता है कालसर्प योग वाला। तो इसलिए उसको भी उपयोग कर सकते हैं कालसर्प योग का। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि कालसर्प योग बिल्कुल नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हुआ होता है। थोड़ा सा डिसबैलेंस लाइफ में जरूर आता है कि राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ गए तो कुछ हमारे लाइफ में डिसबैलेंस आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कालसर्प योग से। हालांकि कालसर्प योग के 12 प्रकार होते हैं, इस तरह की बातें मानी जाती हैं, तो और कुछ लोगों ने प्रकार ज्यादा ही बताए हैं, पर इसको बिल्कुल शॉर्टकट कर दें तो अगर लग्न में राहु है तो 7वें में केतु होगा, दूसरे घर में राहु है तो 8वें में केतु होगा। तो इस पूरे साइकिल को अगर हम घुमा दें तो जहां राहु होगा वहां केतु होगा, जहां फिर राहु आ जाएगा उसकी जगह केतु आ जाएगा। तो ये 12 प्रकार बनेंगे, पहले भाव के राहु से लेके आपके 12वें भाव के राहु तक। और इनके अगर लाल किताब के सरल उपाय बता दूं और कुछ पूजा के उपाय बता दूं तो बस उनको अपने जीवन में जोड़ लो, आपके जीवन की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो 12 प्रकार के राहु केतु के लाल किताब के उपाय। तो पहला तो यह है कि अगर लग्न में राहु और सप्तम में केतु हो तो क्या करना चाहिए। तो लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो तो गले में कुछ ना कुछ चांदी का कुछ धारण करें, और अगर चांदी की ठोस गोली गले में पेंडेंट के रूप में धारण कर ले तो नथिंग लाइक इट, सबसे अच्छा उपाय। चलिए दूसरे घर में राहु हो 7वें में केतु हो तो आपको 2 या 2 से अधिक रंग का दान करना, कंबल को दान करना चाहिए। और लाल किताब ने कहा है कि उसे मंदिर में देना चाहिए। तो 2 दुरंगा या बहुरंगा कंबल ब्लैंकेट मंदिर में दान करें। अगर राहु केतु आपके तीसरे घर में है तो तीसरे घर में है तो सोना जरूर धारण करें। तो आपके मतलब जीवन में गोल्ड को अपने शरीर पे करें। तो उसमें भी सबसे अच्छा उपाय लाल किताब ने बताया कि बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है इसमें सोने का एक छल्ला धारण कर दें। इससे आपके तीसरे राहु और 9वें केतु का उपाय हो जाएगा। अगर आपके चौथे घर में राहु है और 10वें घर में केतु है तो इसके भी कुछ उपाय बताए गए हैं। एक उपाय तो यह है कि चांदी की कोई डब्बी ले लें, उसमें शहद भर के कहीं दबा दें। अगर बहुत ज्यादा बुरे परिणाम आपको इस घर के देखने को मिल रहे हो तो। अदरवाइज आप बहते पानी में सूखा धनिया 400 ग्राम सूखा धनिया बहा सकते हैं। तो ये भी इस राहु केतु का बड़ा सरल उपाय है। उपाय सारे सरल हैं। जो चांदी की डब्बी में शहद है वो घर से बाहर किसी वीराने में दबाना है। अगर आपके 5वें घर में राहु है और 11वें घर में केतु है तो आपको चांदी के ठोस हाथी को, जो सॉलिड हो, खोखला ना हो और चलता हुआ हो तो और भी अच्छी बात है, और चांदी के पत्रे मतलब जो खड़ा हो वो चांदी के ऊपर ही खड़ा हो,
चांदी की प्लेट या चांदी के पत्रे पे खड़ा हो, उसे आपको अपने घर में स्थापित करना है। चलिए इन उपायों को अभी जो मुझे छठे घर से लेकर 12वें घर तक बताने हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये उपाय करें तो दिन का वक्त होना चाहिए, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त का मध्य है, तो ये जरूरी है। और इसमें वार का कोई महत्व नहीं है, आप किसी भी वार को कर सकते हैं, परंतु दिन का महत्व है। सूर्य की उपस्थिति में इसका उपाय करेंगे तभी लाल किताब के रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे। चलिए 5वें घर से आते हैं छठे घर के अंदर। छठे घर का उपाय है, बहुत सरल उपाय है और बहुत ही पॉजिटिव उपाय है। आपको करना कुछ नहीं, एक ताजा फूल कुछ भी हो सकता है, वो गेंदे का फूल हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, आपके घर में कुछ भी लगा हुआ फूल हो, ताजा फूल अपनी जेब में रख लें मात्र, और आप शाम तक वो सूख जाएगा, अगले दिन नया फूल रख लें। तो अपनी जेब में एक ताजा फूल रख लें, आपके राहु से आ रही नेगेटिविटी को खत्म कर देगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को ले आएगा। जो लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं वो छठे राहु और 12वें केतु में काले कुत्ते को अपने घर में पाल सकते हैं, उससे भी उनके जीवन में अच्छे फल आएंगे। 7वें में राहु और लग्न में केतु हो, तो जब भी राहु लग्न में हो या 7वें में हो, थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब होता ही है, तो उसका भी एक सरल उपाय दे रहा हूं। तो उसके 2 उपाय देता हूं 7वें के, क्योंकि लोग आज के जमाने में वैवाहिक जीवन के सबसे ज्यादा प्रश्न है। तो चलिए उसी पर आते हैं। तो पहला उपाय तो यह है कि चांदी की एक डब्बी खरीदें ढक्कन वाली, उसमें चांदी का चौकोर पत्रा, स्क्वायर शीट चांदी का चौकोर पत्रा उस डब्बी में डाल दें, गंगा जल भर दें और डब्बी बंद करके अपने घर में स्थापित कर लें, अपने बेडरूम में स्थापित कर लें, अपने कबर्ड में रख लें, और दिन के वक्त ही रखना है। और भविष्य में कोई डरने की बात नहीं, उसे खोल भी सकते हैं, खोल के देखें अगर पानी सूख गया तो पानी वापस से भर दें। पहला उपाय। दूसरा उपाय और दे रहा हूं लाल किताब का, एक लोहे का छरा, जो लोहे की जो गोली होती है सॉलिड, वो ले लें, उस पे निकल पॉलिश हटा दें, अगर निकल पॉलिश है तो उसे हटा दें, और उस पर लाल पेंट कर दें, और लाल पेंट करके आप अपनी जेब में या पर्स में परमानेंट रख लें। आपके 7वें राहु का बहुत ही अच्छा उपाय हो जाएगा। चलिए इससे 8वें राहु पर आते हैं। तो 8वें राहु का बिल्कुल सरल उपाय दे रहा हूं, और वो सभी कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। चांदी का चौकोर पत्रा अपने पर्स में रख लें, परमानेंट रख लें, आपके 8वें राहु का सरल उपाय हो जाएगा। 9वें राहु के अंदर आप बहती नदी में चने की दाल बहा दें, इससे आपके 9वें राहु और तीसरे केतु का बहुत ही अच्छा उपाय हो जाएगा। अगर आपके कुंडली में 10वें घर में राहु और 4थे घर में केतु है, तो आपको करना क्या है, पीतल का एक बर्तन लेना है, पीतल का ढक्कन वाला बर्तन, उसमें गंगा जल या बहती नदी का पानी भर के अपने घर में स्थापित कर लें, आपके इस राहु केतु का सरल उपाय हो जाएगा। और 11वें घर में 11वें घर में राहु है और 5वें घर में केतु है, उनके लिए भी और भी सरल उपाय है। घर में चांदी का गिलास रख लें, और जब भी पानी पिए चांदी के गिलास में पानी पिए, इससे उनके 11वें राहु और 5वें केतु का उपाय होगा। अब ये लास्ट आपका कालसर्प योग, या ये कालसर्प योग में भी कर सकते हैं और बिना कालसर्प योग के भी कर सकते हैं। और आपके 12वें घर में राहु हो और 6ठे घर में केतु हो, तब क्या करना है, करना ये है कि एक लाल कपड़ा ले, सूती, बिना चमक वाला नहीं होना चाहिए, उस सूती कपड़े का बोरी नुमा एक थैला बना लें, उसमें खाने वाली जो मोटी सौंफ होती है वो भर दें, और भरकर उसे सिल दें, और वो जो सौंफ भरा लाल कपड़े का थैला बना या थैली बनी, उसको अपने बेडरूम में या अपने घर में स्थापित कर दें। उससे आपके 12वें राहु और 6ठे घर के केतु का उपाय हो जाएगा। 12वां राहु आपको कल्पना की दुनिया में लेके जाता है, और 12वां घर जब कल्पना की दुनिया में लेके जाता है तो ऐसे लोग दिन में सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं, और बहुत सपने देखते हैं। कभी कभार सपनों में, रात्रि सपनों में सांप या डरावने सपने भी आते हैं, तो ऐसे में उनको बड़ा लाभ मिलेगा इस उपाय से। इसलिए मैंने कहा कि बेडरूम में उसे रखें, ठीक है, और व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। ये राहु जिस घर में जाता है कुछ अलग ही काम करता है। तो लाल किताब के अनुसार 8वां जो राहु होता है वो गुप्त रूप से धन दिलाता है, जैसे एक से ज्यादा इनकम के सोर्स बताता है। आज के जमाने में हालांकि गलत बात है, पर रिश्वत की इनकम भी 8वां राहु दे सकता है, और आदमी पकड़ा भी नहीं जाता अगर अकेला राहु हो। तो कोई दूसरा ग्रह साथ में आ जाए तो उसकी चोरी पकड़ी भी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये राहु के अलग अलग भावों में अलग अलग बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो ये तो एक लंबी स्टडी से आप लोग सीख ही जाएंगे, लंबी स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, पर हर कुंडली में वही राहु अलग काम करता है।
तो इसलिए लंबी स्टडी का शब्द बोला, क्योंकि हर एक की जिंदगी एक यूनिक जिंदगी है, हर एक में ग्रहों के कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो वो जो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसका एक कलेक्टिव रिजल्ट निकलता है हर ग्रह का। तो इसलिए हम बिल्कुल सरलता में नहीं कह सकते कि साहब ये होगा और वो होगा। इन सबका कलेक्टिव रिजल्ट मिलता है, जो एक लंबे अध्ययन के साथ इसका उपाय मतलब कर सकते हैं। कुछ उपाय और अच्छे देता हूं। केतु को चिड़िया, कबूतर, मछली और कुत्ते से जोड़ा गया। अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो आपका केतु का बड़ा अच्छा उपाय हो जाएगा। जो लोग कानों में सोने की बाली पहनते हैं, जैसे महिला तो पहनते हैं, पुरुष वर्ग भी बहुत सारे कम्युनिटीज में पहने जाता है, जैसे शायद राजपूतों में या कुछ कम्युनिटीज में पहनते हैं, उनके लिए भी ये केतु का सरल उपाय है। अगर वो पहनते हैं तो उनको केतु का अच्छा उपाय मिलेगा। तीसरा है, राहु का भी कुछ उपाय देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सब है, कभी किसी को हाथी से मुलाकात हो जाए, जैसे कई जगहों पर साउथ में मिलते हैं, कई मंदिरों में हाथी मिलते हैं, कई किलों में हाथी मिलते हैं, उनके हाथी की सवारी भी लोग करते हैं। हाथी को अगर भोजन देंगे, राहु का बड़ा अच्छा उपाय है। राहु का एक सरल उपाय है, अगर किसी भी तीर्थ स्थल पे जाए या कहीं भी जहाँ जहाँ बहती नदी हो, वहां आप अपने हाथ से जूट वाला सूखा नारियल बहा दें, राहु का बड़ा अच्छा उपाय हो जाएगा। दूसरा ये है कि राहु बहुत कष्ट कर रहा हो, मतलब ये जो दबाने के उपाय कृपया तभी करें जब बहुत कष्ट हो। मैं नॉर्मली बहाने के उपाय कभी नहीं, दबाने के उपाय कभी नहीं बताता। बहाने को लाल किताब ने कहा कि अशुभता बह गई, शुभता रह गई, पर दबाने का मतलब ये कि जब बहुत ज्यादा कष्ट हो। तो जब बहुत ज्यादा कष्ट हो तो एक सूखा नारियल की गिरी लें, उसको काट के उसमें देसी बूरा या खांड भर लें और साथ में आटा, दोनों को मिक्स करके उसमें भर लें और उस नारियल को किसी वीराने में दबा दें। इससे आपका राहु का एक बड़ा ही अच्छा उपाय है। अच्छा, एक चीज अभी रह जाती, जो सबसे महत्वपूर्ण बात राहु केतु की, और शायद इस वीडियो के बाद भी बहुत सारी बातें रह जाए, क्योंकि जो इस समय दिमाग में आ रहा है वो मैं आप लोगों के सर्व कर रहा हूँ। राहु और केतु के देवी देवता कौन है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, और ये समझ लिया तो उससे भी आपके बहुत सारे उपाय हो जाएंगे। तो आज के आधुनिक युग के जो ज्योतिषी हैं, वो राहु केतु के जो दोनों को भैरव से जोड़ते हैं। हालांकि ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा, पर भैरव से जोड़ने का कारण भी मैं समझता हूँ। वो क्यों जोड़ते हैं मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, परंतु इसका सही भी निर्णय मैं आपको दूंगा, बाद में दूंगा। पर वो क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि राहु केतु तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोक टोक, नजर, इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। तो जो हमारे देवताओं की दो श्रेणियां, एक श्रेणी जो है वो है सौम्य देवता, एक श्रेणी है उग्र देवता। तो भैरव उस श्रेणी के सबसे ज्यादा उग्रतम देवता है। और जब इस तरह की व्याधि हो तो उसमें भैरव बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए भैरव संबंधी उपाय राहु केतु में ज्यादातर ज्योतिषी बताते हैं। तो ये तो रहा उसका सीक्रेट कि क्यों भैरव बताते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से भी जोड़ देता हूँ। इसके साथ साथ जो लोग डरते हैं कि हम मतलब शमशान में भैरव का मंदिर होता है या हम इस तरह के उपाय नहीं कर सकते, वो लोग भगवान शिव या हनुमान जी की जितनी पूजाएं करेंगे उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का मतलब यह कि रुद्र या रुद्रा अवतार, इनसे भी राहु केतु का हल है। तो भगवान शिव तो जैसे सर्पों से जुड़ा हुआ है। मैंने शुरू में मैथोलॉजिकल स्टोरी बताई थी कि जब जहर निकला तो कोई दोनों पार्टियां लेने से मना कर दिया, ना असुरों ने लिया ना देवताओं ने लिया, उसको भगवान शिव ने लिया। भगवान शिव की हेल्प सिर्फ सर्पों ने की, और सर्पों ने उनके मुख में रख लिया थोड़ा बहुत कि भगवान शिव का थोड़ा साथ दे दें। तो सर्प भगवान शिव के प्रिय हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कालसर्प योग का भी कोई बहुत बड़ा तकलीफ हो तो आप नाग पंचमी के दिन या वैसे भी किसी सपेरे से को अपने साथ ले जाएं जंगल में दूर, कार में या किसी गाड़ी में, और वहां सर्प को मुक्त करवा दें और वापस उस सपेरे को वापस ले आए जिससे वो उसको पकड़ ना सके। सर्प मुक्त कराना बहुत अच्छा उपाय है कालसर्प योग का। दूसरा यह है कि जैसे मैं देवताओं की बात कर रहा था, तो भैरव की उपासना, भैरव दीपदान, भैरव के मंत्र, भैरव चालीसा, इस तरह के भैरव के तेल का दीपक, इस तरह के बहुत सारे उपाय भैरव संबंधी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी के करें, उनसे भी तंत्र का दोष नष्ट होता है। तो भगवान शिव, हनुमान जी, भैरव, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक जो है, जो राहु केतु के एक्चुअल देवी देवता कौन है, वो थोड़ा सा मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। राहु के लिए दुर्गा जी की पूजा बहुत लाभदायक होती है। माँ दुर्गा की पूजा
किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। आपके राहु संबंधी दोष, राहु केतु संबंधी दोनों दोष समाप्त हो सकते हैं। और केतु को गणेश जी से जोड़ा जाता है। तो राहु को माँ दुर्गा से, केतु को गणेश जी से जोड़ा जाता है। गणपति की पूजा से केतु का उपाय और दुर्गा की पूजा से राहु का उपाय होता है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो इन दोनों पूजाओं से आपके जीवन में और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ ये राहु केतु के देवी देवता के बारे में तो हमने जाना। बाकी जो फलित ज्योतिष के अंदर राहु को शनिवत बताया गया है, जो उसके क्वालिटीज को देखते हुए, और केतु को मंगलवत बताया गया है। तो जो भी सर्जरी, चोट, एक्सीडेंट, ये सब मंगल के जो हैं वो केतु से भी होते हैं। विस्फोट, गुस्सा अचानक से, ये सब चीजें केतु के अंदर भी आ जाती है, मंगल वाली। और शनि की जो गणित है वो राहु के अंदर भी आ जाती है। तो उपाय में भी राहु के जो हैं वो काले तिल, आपके काले उड़द जो शनि के लिए दिए जाते हैं वो राहु के लिए भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहु के कुछ, मतलब शनि के कुछ उपाय राहु में कॉमन है और केतु की कुछ बातें मंगल की कॉमन है। तो इस प्रकार से फलित ज्योतिष में इन दोनों तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी आप राहु केतु को ले सकते हैं। चलिए, आज मैं अपने इस जो वीडियो का विराम दूंगा और आप इस वीडियो को बार बार देखें, राहु केतु को ढंग से समझें और उसका ज्योतिष में भी उपयोग करें और अपने जीवन में इसको अपने जीवन में भी उतारें और इन उपायों को। और जाते जाते मैं 2 टिप्स और देना चाहूंगा। हालांकि इस वीडियो का अंत कर रहा था, 2 टिप्स मेरे दिमाग में बहुत अच्छे आ रहे हैं। माथे पे केसर का तिलक केतु का बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सुकून देता है। माथे पे, जबान पे और नाभि पे लगाना। और ये एक मतलब केतु का बड़ा अच्छा उपाय है। कासर योग का भी एक अच्छा उपाय दे रहा हूँ। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिवलिंग, मतलब भगवान शिवलिंग पे उसे चढ़ा दिया करें। जब बहुत परेशानी, जिंदगी की परेशानी की अवस्था हो तो शिवलिंग पे आप चढ़ा दें और अपनी परेशानी भगवान शिव के सामने रख दें, बहुत जल्दी उसका लाभ मिलेगा। चलिए, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आचार्य अनुपम जोली आपसे विदा लेता हूं।